नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबर दिन भर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उमेश पाल मर्डर केस का आरोपी गैंगस्टर अतीक अहमद प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल पहुंच गया है। बरेली जेल से उसके भाई अशरफ को भी यहां पर लाया गया। अतीक का बेटा अली अहमद पहले से ही इस जेल में बंद है। जेल प्रशासन ने तय किया है कि मंगलवार को कोर्ट में अतीक की पेशी से पहले इन तीनों की मुलाकात ना हो पाए। जेल की सुरक्षा पहले से बढ़ा दी गई है। अतीक के लिए जेल के अंदर एक हाई सिक्योरिटी बैरक बनाई गई है। 16 नए सीसीटीवी लगाए गए हैं। वहीं प्रयागराज पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड मामले में सीजेएम कोर्ट में माफिया अतीक से पूछताछ करने के लिए अर्जी दाखिल की है। अतीक अहमद को पुलिस ने गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज जेल पहुंचा दिया है, लेकिन इस बीच अतीक का वो रूप मीडिया और दुनिया ने देखा जिससे ये पूरा देश वाकिफ था। यूपी में आतंक का दूसरा नाम अतीक पहली बार कैमरे के सामने पुलिस से खौफजदा नजर आया। रिपोर्ट देखिए। अतीक अहमद वो ना जिसका खौफ कभी ऐसा था कि उसके नाम से अच्छे के पसीने छूट जाया करते थे। अतीक के नाम से यूपी में एक समय में अच्छे शेर उठते थे। आज अतीक भीगी बिल्ली की तरह मिमिया रहा है। मेरी हत्या करना चाह रहा है। मेरी हत्या करना चाह रहा है। मेरी हत्या आपको डर है आपकी हत्या हो जाएगी। आज अतीक को अपनी जान खुद खतरे में लग रही है। जेल और कोर्ट के बीच जाते वक्त अतीक अहमद जो कभी हाथ हिलाते हुए निकला करता था, वो आज डर के साए में है। जेल से निकलते वक्त उसके चेहरे पर वो भय नजर आया जो कभी विरोधियों के चेहरे पर नजर आता था। आज आलम यह है कि उसके परिवार को भी उसके मारे जाने का और गाड़ी पलटने का डर है। जो मुख्यमंत्री का बयान आ गया था, इस वजह से मुझे डर है। क्या लग रहा है? जो उन्होंने विधानसभा में बयान दे दिया था, उससे मुझे डर लग रहा है। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद योगी आदित्यनाथ का मिट्टी में मिला देंगे वाला बयान उसके नापाक इरादे नस्तेनाबूद करने के लिए काफी था। इसलिए तो साबरमती जेल से निकलते वक्त खूंखार माफिया अतीक अहमद को बार बार ख्याल आ रहा था कि कहीं उसकी गाड़ी ना पलट जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। संसद में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। सोमवार को एक और फिर लोकसभा और राज्यसभा में भाजपा और विपक्ष के सांसद आपस में उलझ गए। विपक्ष ने इस बार दोनों सदनों में राहुल गांधी की सजा और उन्हें लोकसभा से अयोग्य करार दिए जाने के मुद्दे को उठाया। साथ ही अडानी मामले पर जेपीसी की मांग पर भी अड़े रहे। इस दौरान विपक्ष के कुछ सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर भी पर्चे फेंके। संसद की कार्यवाही में कांग्रेस नेता काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये तीन तस्वीर आपके सामने विपक्ष की बैठक और एक काले कपड़े पहन के विपक्ष के सांसद पहुंचे हैं। विपक्ष का विरोध मार्च हम आपको दिखा रहे हैं संसद के बाहर। और तीसरी तस्वीर विपक्ष किस तरह से अडानी मामले पर सरकार को घेरता हुआ और धरना प्रदर्शन करता हुआ। आज हम काले कपड़े के ड्रेस में क्यों आए कि ये नहीं कि किसी को बताने के लिए नहीं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। एक तो पहले ऑटोनोमस बॉडीज को खत्म करते हुए आए, दूसरी तरह जो कानूनी तहत लोग चुनाव में जीत के आए उनको डरा धमका के उन्होंने हर जगह अपनी सरकार बनाने में गए। तीसरी बात, जो लोग झुकते नहीं उनको झुकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल उन्होंने किया। और सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और मीडिया के मेरे दोस्तों और पार्लियामेंट के
सभी सदस्य मित्रों, पहला तो मैं सभी पार्टी के नेताओं को, जो हमारे फ्लोर लीडर्स हैं लोकसभा में, राज्यसभा में और इम्पोर्टेंट लीडर्स भी जो है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कल जोरदार तरीके से हमारा समर्थन किया। राहुल गांधी जी का जो डिफेमेशन केस में डिस्क्वालीफाई जो हमारे स्पीकर ने किया था, उसके बारे में डेमोक्रेसी की हालत देश में क्या है, किस ढंग से चल रही है, इसके लिए वो सभी पार्टी चिंतित है और उन्होंने राहुल गांधी जी के इसके लिए सभी लोग ने डिफेंड करके और उनके बारे में अपनी बात जो बताई, इसलिए मैं उनको पुनः यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद अब लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने उन्हें सरकारी आवास खाली करने को लेकर नोटिस जारी किया है। 22 अप्रैल तक का वक्त दिया गया है। 12 तुगलक रोड का सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया है। नोटिस के बाद राहुल को 1 महीने के अंदर आवास खाली करना होगा। सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से पिछले शुक्रवार को उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई थम नहीं रही है। अभी कुछ दिनों पहले हल्द्वानी के वनभूलपुरा के लोगों की मुश्किलें प्रशासन ने बढ़ा रखी थी और अब देहरादून के विकासनगर में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रिपोर्ट देखिए। ये चीखें, ये पुकार, ये चीत्कार, ये आंसुओं के सैलाब, दर्द से भरी सांसें पूछती हैं बस एक सवाल कि मेरा कसूर क्या सहा। ये तस्वीरें हैं देवभूमि की, जहां प्रशासन के हथौड़े के आगे बेबस बाशिंदों का रो रो कर बुरा हाल है। याद होगा आपको, हाल ही में अभी कुछ दिनों पहले हल्द्वानी के वनभूलपुरा की वो तस्वीरें, जब प्रशासन का बुलडोजर गरजने को तैयार था, मगर अब देहरादून के विकासनगर में रहने वाली आवाम की चीखें सवाल बन रही हैं। दरअसल इन दिनों प्रशासन शक्तिनगर के किनारों पर जल विद्युत निगम की जमीनों को खाली कराने का काम कर रहा है। जेसीबी की मदद से निगम की जमीनों को खाली कराया जा रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई से 600 से ज्यादा घर इसकी जद में आए हैं और सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं। गरीब बेसहारा लोग अब सिर छुपाने की जगह तलाश रहे हैं। रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन ना तो प्रशासन और ना ही शासन का दिल पसीज रहा है। कहेंगे अंधी सरकार है, बद्दू वाली की सरकार हमारी। हम उनको हमारे आधार कार्ड ले लो, बैंक कार्ड चेक कर लो, हम कहीं है, हमारी जमीन है कहीं, हम बसने लाएंगे तो हमें उजाड़ो, हमको नहीं आने। हमारे पास तो ये मटेरियल रखने का भी जगह नहीं है, हम कहाँ जाए। हमारी बद्दू वाली सरकार को कभी ना जीते, कभी ना है सरकार। तो आपका मकान इंदिरा आवास से बना हुआ था? इंदिरा आवास से 2012 में इंदिरा आवास मिला मुझे। मेरे पास कागज है सारे, फिर भी नहीं मान रहे, फिर भी तोड़ रहे। और एक ही मकान है मेरे पास, वो इंदिरा आवास के पैसों से बनाया, मैं दूसरा बनाने लायक भी नहीं। हमें छावा मिलना चाहिए, जब हमारा तो छावा छीन लिया। गरीब की मदद करे मोदी, उस टाइम पर दिया था, उस टाइम पर गरीब की इज्जत गरीब को हटा दिया, इतना पेड़ नुका था गरीब की वो करने
आपको बता दें कि उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में अवैध बस्तियां बनी हुई हैं। इनमें कई सरकारी जमीनों पर भी लोगों ने कब्जा किया हुआ है। पिछले कई सालों से लोग यहाँ रह रहे हैं। बिजली, पानी और भी तमाम सरकारी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। बावजूद उसके प्रशासन अचानक जेसीबी ले जाकर लोगों की आशियाने को एक ही झटके में तोड़ रहा है। अब इसको लेकर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी हो या फिर हो कांग्रेस, दोनों इस मुद्दे पर एक दूसरे के दामन पर सियासत की स्याही फेंक रहे हैं। क्योंकि जहाँ भी अतिक्रमण होता है, अतिक्रमण दूसरे की जमीन पर कहलाता है और हर सरकार का उत्तरदायित्व होता है कि चाहे वो राज्य संपत्ति हो, चाहे किसी की गैर संपत्ति हो, जहाँ तक उसके बारे में एक नीतिगत निर्णय के आधार पर कानून की तरीके से ही अतिक्रमण हटाए जाते हैं। इसमें सरकार कहीं दोषी नहीं होती है। ये ठीक है कि कांग्रेस के लोगों को जब वो चीज़ें जिस समय शुरुआती दिनों में वो सब चीज़ें हो रही थी, अगर उस समय पर उन लोगों को रोक दिया जाता तो शायद आज स्थिति निर्माण नहीं होती। ये ठीक है कि सामाजिक नागरिक यहाँ भारत के नागरिक हैं, हमारे उत्तराखंड नागरिक हैं, उनके बारे में प्रधानमंत्री आवास है, किसी स्थान पर ठीक प्रकार से उनकी रहने की व्यवस्था जो बनाने की बात आएगी तो जो बीपीएल श्रेणी में उनको हम करते ही हैं, उनको भी देंगे। विकास नगर में जल विद्युत निगम की जिस जमीन पर सरकार ने अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई की है, वहां पर वो सैकड़ों लोग लगभग 60-70 वर्षों से रह रहे थे। उनकी 2-2 पीढ़ियां वहां पर निकल गई और उनके बच्चों की शिक्षा, दीक्षा और लालन पालन वहीं पर हुआ। बिना नोटिस के सरकार ने उन लोगों पर जो कहर बरपाया है, ना तो उनके विस्थापन की कोई योजना उनको बताई गई, ना उनको अतिक्रमण के बाद सरकार ने कोई मुआवजा दिया और सीधे बुलडोजर उनके सिर पर तान दिया गया। आज वो बेघर दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। आखिर सरकार की ये तानाशाही कब तक चलेगी? कुल मिलाकर अवैध अतिक्रमण होना कोई नई बात नहीं, लेकिन सवाल ये कि आखिर कौन इन लोगों को बसाता है? आखिर ये जल विद्युत निगम, ये रेलवे कहां इतने सालों तक सोए रहते हैं, जो इन्हें अपनी ही जमीनों पर अवैध अतिक्रमण दिखाई नहीं देता? आखिर क्यों सरकार कोई ऐसी नीति नहीं बनाती जिससे सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण भी ना हो और लोगों को उजाड़ा भी ना जाए? देखना होगा सरकार इस दिशा में क्या कुछ करती है। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। उधर रामनगर में कल से 3 दिनों तक G20 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कल यानी कि 28 मार्च से 30 मार्च तक आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं और इस सम्मेलन में 20 देशों के लोग हिस्सा ले रहे हैं। उधर खालिस्तानी आतंकवादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने इस सम्मेलन से पहले मुख्यमंत्री धामी को धमकी दी है और कहा है कि उत्तराखंड में उनके संगठन के लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए तो इसके जिम्मेदार सीएम होंगे। चीजें हैं उसको हमारा प्रशासन देख रहा है, सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है और बैठक की सारी तैयारियां बहुत अच्छी हो रही हैं और हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे राज्य को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बैठकें G20 की दी है और जो सबसे पहली अहम बैठक जो रामनगर में होने जा रही है वो PSA लेवल की बैठक है, राउंड द टेबल बैठक हो रही है। निश्चित रूप से इस बैठक के होने से हमारा देश, हमारा प्रदेश देश दुनिया में जाएगा और संपूर्ण विश्व जो है भारत के साथ साथ उत्तराखंड को भी जानेगा। खालिस्तानी आतंकवादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने कॉल पर प्रदेश के मुख्यमंत्री को धमकी देने के मामले में जहां पुलिस अलर्ट है तो वहीं सरकार इसकी तैयारियों को लेकर मुस्तैद है। सीएम धामी ने कहा कि व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए सरकार की ओर से लगातार समीक्षा की जा रही है जिससे किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे। और बैठक की सारी तैयारियां बहुत अच्छी हो रही हैं और हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे राज्य को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बैठकें G20 की दी है और जो सबसे पहली अहम बैठक जो रामनगर में होने जा रही है वो PSA लेवल की बैठक है, राउंड द टेबल बैठक हो रही है। निश्चित रूप से इस बैठक के होने से हमारा देश, हमारा प्रदेश देश दुनिया में जाएगा। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव दादा बन गए हैं। अपनी पोती को गोद में लिए उनकी तस्वीर सामने आई है, साथ में दादी राबड़ी देवी भी हैं।
लालू यादव और राबड़ी देवी हॉस्पिटल में बेटे तेजस्वी और बहू राजश्री के संग दिखे। पोती को गोद में लेने की तस्वीरें लालू यादव ने अपने ट्विटर पर शेयर की हैं। लालू प्रसाद ने लिखा कि अपने बच्चे के बच्चे को प्रथम बार गोद में लेना अद्भुत, रोमांचक और सुखद, मंत्रमुग्ध करने वाला पल होता है। उन्होंने इससे पहले एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा, कभी कभार अनुभूति होती है कि नाती पोती आपकी आत्मा का भी थोड़ा सा हिस्सा आपसे ले लेते हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का से सोमवार को ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की। राजीव अरुण एक्का अपने करीबी विशाल चौधरी के चक्कर में ईडी की रडार पर आ गए हैं। रिपोर्ट आप देखिए। तो आखिरकार ईडी के बुलावे पर झारखंड के पूर्व गृह सचिव राजीव अरुण एक्का को पेश होना ही पड़ा। जी, वो राजीव अरुण एक्का जिन पर विशाल चौधरी के दफ्तर में बैठकर कथित तौर पर सरकारी फाइलें निपटाने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद समूचे झारखंड की सियासत में भूचाल आ गया था। बाकायदा ऐसी मामले को लेकर एक्का को ईडी ने नोटिस जारी किया था। 15 मार्च को एक्का को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही का हवाला देते हुए दूसरी तारीख की मांग की थी। बाद में ईडी ने उन्हें 27 मार्च को बुलाया और सोमवार की सुबह ठीक 11 बजे राजीव अरुण एक्का पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंच गए। हालांकि उन्होंने यहां मीडिया से कोई बात नहीं की। चलिए अब आपको बताते हैं कि राजीव अरुण एक्का पर आरोप क्या है और क्यों ये मामले में हेमंत सरकार के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। दरअसल निजी दफ्तर में सरकारी फाइलें निपटाने का राजीव अरुण एक्का पर आरोप है। बाबूलाल मरांडी ने वीडियो जारी करके आरोप लगाया था। सरकार ने सीएम के प्रधान सचिव पद से हटा दिया था। कार्मिक विभाग ने जांच के लिए अधिसूचना जारी की। हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस विनोद गुप्ता मामले की जांच करेंगे। सरकार निष्पक्ष जांच कराने का दावा भी कर रही है। वैसे तो राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए झारखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की एक समिति का गठन किया है, मगर बीजेपी पहले ही ईडी के डायरेक्टर के नाम एक पत्र लिखकर मामले की जांच की जंग छेड़ चुकी है, क्योंकि बीजेपी का आरोप है कि राजीव अरुण एक्का ने सरकार में बिचौलियागिरी और दलालीगिरी करने वाले विशाल चौधरी के साथ सांठगांठ कर करोड़ों रुपए की अवैध कमाई की है। खैर, मामले की सच्चाई क्या है, इसकी जांच अब शुरू हो चुकी है। तो क्या एक्का उगलेंगे राज? क्या ये है बीजेपी की सियासी चाल? राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। दिल्ली से देहरादून के बीच बनने वाले एक्सप्रेसवे को लेकर अब उत्तराखंड सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। इस खबर पर भी नजर रहेगी, लेकिन इसी के साथ खबर दिन भर में खबर लगातार जारी है।